गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में 75% जो पोर्शन है वो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 75% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, और बाकी जो 25% पोर्शन है वो हमने अलग अलग देशों के संविधान से बोरो किया, ग्रहण किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनका गहन अध्ययन किया, स्टडी किया उनका, और उनके स्टडी के बाद वो प्रोविजंस जो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें बोरो किया गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया। जिस टाइम में हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम भारत में ब्रिटिश रूल था, और उस टाइम क्या, उससे पहले से ही भारत में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल के अंडर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग रूल हो रहा था, तो बहुत से प्रोविज़न जो इंडिया में लागू थे उनसे हमारी जनता भी अवेयर थी और हमारे पॉलिटिशियन भी अवेयर थे, और वो सिस्टम्स हमारे कंट्री के लिए हमें उपयोगी भी लगे, यूज़फुल लगे। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ अडॉप्ट किया। जैसे कि पहले है फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या होता है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभाओं का इलेक्शन होता है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन है, इन इलेक्शन में हार और जीत का फैसला कैसे होता है। कोई कैंडिडेट इस इलेक्शन में जीत गया है, इसका फैसला कैसे होगा। जिस कैंडिडेट को, सपोज कीजिए 3 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, इनमें से इनको जो वोट मिले उनकी काउंटिंग में जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले, अगर इस कैंडिडेट को इन दोनों से ज़्यादा वोट मिले हैं, अगर एक वोट भी ज़्यादा मिला है, 2 भी ज़्यादा मिला है, तभी भी इस कैंडिडेट की जीत मानी जाएगी। तो वो सिस्टम जहाँ पर जिसको सबसे अधिक वोट मिला है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, उसी की जीत। इस तरह का जो सिस्टम था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। हमारी लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और हमारे जो स्थानीय शासन यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट का इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट जो है, उसके भी इलेक्शन में हम जीत और हार का फैसला फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधार पर ही करते हैं। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हमने जो गवर्नमेंट का जो रूप अपनाया है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में क्या आता है, किसे हम पार्लियामेंट कहेंगे। पार्लियामेंट कहेंगे हम प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन्हें कलेक्टिवली हम पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में का मतलब होता है हमारी जो सरकार, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर्स आते हैं हमारे सारे। हमारी गवर्नमेंट हमारे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। हमारी गवर्नमेंट हमारे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पार्लियामेंट नहीं चाहती है तो गवर्नमेंट को हटा भी सकती है। अगर पार्लियामेंट नहीं चाहती है तो गवर्नमेंट को हटाया भी जा सकता है।
अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पार्लियामेंट को हटना पड़ता है, सॉरी हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को हटना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट किसके प्रति जिम्मेदार है? पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। जवाबदेही किसको देनी है? हमारी गवर्नमेंट को अपने कार्यों के लिए जवाबदेही को होती है पार्लियामेंट के प्रति। तो इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई गई है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई गई है, और ये सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। इंडिया में रूल ऑफ लॉ है यानी कि कानून का शासन है। कानून का शासन का अर्थ होता है लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड ऑल इज इक्वल बिफोर लॉ। देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा और कानून के सामने, कानून के समक्ष सब समान होंगे। तो रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। लोकसभा में जो स्पीकर का पोस्ट है, लोकसभा में जो स्पीकर का पोस्ट है, स्पीकर अध्यक्ष जिसे कहते हैं, वो स्पीकर का पोस्ट भी उसका पोस्ट और उसका रोल, स्पीकर का पोस्ट और उसका रोल स्पीकर का रोल होता है पार्लियामेंट के जब सेशन बैठते हैं, पार्लियामेंट के सेशन को करवाना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। एक पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर अध्यक्ष होता है और उसके हाथ में बहुत से पावर होते हैं ताकि पार्लियामेंट का काम स्मूथली चलता रहे। तो स्पीकर की पोस्ट और उसका रोल, उसे क्या क्या काम करना है, स्पीकर का पोस्ट और उसको क्या काम करना, उसके सारे जो रोल्स हैं वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। फिफ्थ है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इंडिया में कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, कानून बनाने का जो तरीका है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। लॉ बनाने के लिए आप सबको पता है कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बनता है यानी कि कानून बनता है या लॉ बनता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कोई भी बिल एक्ट यानी कि कानून का रूप लेता है। लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है भारत में, कानून बनाने का जो तरीका है, सिस्टम है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। उसके बाद बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से हमने क्या अडॉप्ट किया? फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, हमारे मौलिक अधिकार मेंशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स थे 7, पर आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6। आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स से रिमूव करके लीगल राइट्स बना दिया गया। तो आपको समझ में आ गया फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, लोअर कोर्ट के जजेस हैं, जुडिशरी सिस्टम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दबाव में काम नहीं करेगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्याय प्रदान करने के लिए, जस्टिस देने के लिए ये एसेंशियल है
कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। जुडिशरी लेजिस्लेचर के दबाव में आके, एग्जीक्यूटिव के दबाव में आके जजमेंट ना दें। जजेस के पोस्टिंग में, उनकी सैलरी में, उनके काम को लेकर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं कि उनकी पोस्टिंग में उनके काम को लेकर क्रिटिसाइज किया जाए। तो हमारे जो जजेस हैं बेखौफ होकर लोगों को न्याय प्रदान कर सकें। देश में क्या चल रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव अपना काम सही तरह से कर रहे हैं, क्या जुडिशरी अपना काम सही, क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सब चेक करने का भी काम जुडिशरी कर लेती है। जुडिशरी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे तो सभी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का सभी का काम अलग अलग डिवाइडेड है, फिर भी जुडिशरी को काफ़ी हद तक काम बढ़ चुका है इसका। यहाँ पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए। वो किसी के प्रेशर में आके काम ना करें, ना तो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में काम करें, ना ही हमारे लेजिस्लेचर के प्रेशर में काम करें। इसीलिए जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है और ये प्रोविज़न हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट ने जो लॉ फॉर्म किए हैं, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार, लॉ का फॉर्मेशन करने का अधिकार लेजिस्लेचर को दिया गया। इन इंडियन गवर्नमेंट द पावर टू फ्रेम लॉज इज गिवन टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून, लेजिस्लेचर में आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसमें सिग्नेचर हो जाती है और वो कानून का रूप ले लेती है। जुडिशरी को ये देखना होता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा, बेसिक उसका फ्रेमवर्क है, कहीं उसे तो नष्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है हमारी जुडिशरी का ये काम भी है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट ने जो लॉ फ्रेम करे हैं, वो लॉज कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या संविधान की भावनाओं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इन सब को चेक करने का अधिकार जुडिशरी को दे रखा है और वही जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर जुडिशरी को ये पावर नहीं दिया होता तो पार्लियामेंट ने जो लॉ फॉर्म किए हैं, पार्लियामेंट ऐसे भी नियम बना सकती थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावनाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, हो सकता है उसमें बहुत बदलाव आ जाता। तो ऐसा कोई कानून हमारी लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है जो संविधान के अनुरूप ना हो, यानी कि संविधान की रक्षा करने का अधिकार ही जुडिशरी को दे रखा है। और संविधान की रक्षा वो कैसे करती है? जुडिशियल रिव्यू, इस पावर को लेकर। और हमारे जुडिशरी को ये भी अधिकार है ये कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू करे। हमारे जुडिशरी को ये भी अधिकार है कि अपने ही दिए हुए जजमेंट को भी वो दोबारा रिव्यू कर सकती है, रिचेक कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया हमने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में इन्हें डाला गया है, ये हैं। और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इसको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए, वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट फॉलो करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट को फॉलो करना है। जैसे इसमें लिखा है कि सरकार इस तरह के काम करे जिससे समाज में इक्वालिटी लाई जाए, यानी एक तरह से डायरेक्शन है गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है अपनी जनता के लिए,
उसको एक तरह से इसमें डायरेक्शन मिला हुआ, डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज नहीं फॉलो करती, यहाँ पे जो गाइडलाइंस दे रखे हैं इनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है, उन गाइडलाइंस के फॉलो नहीं करती है कोई गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हम अदालत नहीं जा सकते ये कहकर कि हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रही है तो उसके लिए हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना निर्माताओं ने ये अधिकार, ये काम जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती है, जो डायरेक्शन उसे मिले हैं, तो जनता 5 साल बाद उसे चुनेगी नहीं। यानी कि ये एक तरह से मोरालिटी पे छोड़ दिया कि हर गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो अपने जनता के लिए क्या क्या करे। यानी कि जो पार्ट 4 है उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दे रखा है, यानी कि स्टेट जब पॉलिसीज बनाएगी तो किन किन डायरेक्शन को वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो एक तरह से डायरेक्शन मिला है गवर्नमेंट को। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से हमने इक्वालिटी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये अडॉप्ट करे हैं। हम जानते हैं कि फ्रांस में 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उनका आइडिया ही ये था कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि फ्रांस में सिटीजन्स को फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में डिवाइड कर रखा था। फ्रांस में सिटीजन्स को फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइड कर रहा था। वहाँ कोई इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी भी नहीं थी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व नहीं था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन आइडियाज़ को लेके हुआ था कि सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें लिबर्टी मिलनी चाहिए और लिबर्टी, आज़ादी मिलनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी, एक देश में रहने वाले एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, व्यक्तियों के बीच में बंधुत्व, भाईचारा होना चाहिए। बंधुत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये वाले प्रिंसिपल्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरलिज्म को अपनाया गया। फेडरलिज्म में हमें पता है पावर डिवाइड होता है, फेडरलिज्म में पावर डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होता है। इंडिया ने एक फेडरल गवर्नमेंट अपनाया है, इंडिया ने फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया है, और फेडरल गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इंडिया में सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर इक्वली डिवाइड नहीं है। इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर इक्वली डिवाइड नहीं है। हमारे पास सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट वीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं वो सेंटर को दिए गए हैं। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया गया है, स्टेट को कम पावर दिया गया है। हमने जो हमारे शेड्यूल्स हैं उसमें शेड्यूल नंबर जो 7 है, जिसमें लिस्ट पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो हमने देखा वहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स हैं और अपने मनी से रिलेटेड जो मैटर हैं, हमारी जो सेना है और कम्युनिकेशन है, बड़े इम्पोर्टेंट सारे जो टॉपिक्स हैं वो दिया गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि इंडिया ने जो फेडरलिज्म अपनाया है वो कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है, क्वाशी फेडरल है। क्वाशी फेडरल का अर्थ है यहाँ पावर बैलेंस नहीं हो रखा है, सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया, अर्ध बोलते हैं इसे, अर्धसंघात्मक। तो यहाँ पर पावर बैलेंस नहीं है, पावर सेंटर को ज़्यादा और स्टेट को कम दिया गया है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं। अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर।
स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम चाहते हैं कि हमारा देश इंटीग्रेटेड रहे, देश की एकता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान डिवीज़न के बाद हमें डर हो गया था कि हमारी स्टेट्स कहीं कभी जाकर देश से अलग होने की बात ना करें। वैसे किसी स्टेट को अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग होने की बात करें, फिर भी देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया गया है। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर। तो हम लिस्ट पढ़ते हैं। हमारी लिस्ट है 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में लिस्ट है, इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो टॉपिक हैं, इस यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इन सब पे लॉ मेकिंग का जो राइट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उन पर लॉ फॉर फ्रेम करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन पे लॉ फ्रेम करने का अधिकार यूनियन और स्टेट दोनों के पास है। पर अगर इनके बीच में विवाद पैदा हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो राय है वही मानी जाएगी। अब इसमें और है कि रेजिडुअरी पावर, ये वो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो संविधान बनाते वक्त यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट किसी भी लिस्ट में नहीं डाले गए। जो न्यू टॉपिक है, जैसे साइबर लॉ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो साइबर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं थे। आने वाले वक्त में अगर कोई नए टॉपिक्स आते हैं, नए कोई पॉइंट्स आते हैं, तो उन पर उन्हें रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। वो जो रेजिडुअरी टॉपिक्स हैं, उन रेजिडुअरी टॉपिक्स पर लॉ फ्रेम करने का अधिकार यूनियन के पास ही होगा। यूनियन के पास देखो बहुत सारे अधिकार हो गए, बहुत सारे राइट्स हैं। यूनियन के पास पहले से ही टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है, 99 के आसपास, 97, 98, 99 के 98 या 99 के आसपास इसमें टॉपिक हैं। और जो है स्टेट्स के टॉपिक, अपने स्टेट्स को काम ज़्यादा करना है, वेलफेयर के वर्क ज़्यादा करने होते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर दोनों के बीच में डिबेट हो गई तो यूनियन की मानी जाएगी, और जो रेजिडुअरी पावर है वो भी यूनियन को दिया गया। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर भी ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर, और जो रेजिडुअरी पावर है वो भी सेंट्रल को दिया गया है। तो ये दोनों ही प्रोविजंस हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो बच्चे, आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम उधार का थैला भी बोलते हैं, बुक के भी कहते हैं। ये कितने सारे प्रोविजंस हैं हमने अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।